नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न से। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस टीम ने विदर्भ को हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये 42वीं बार इस खिताब को मुंबई ने अपने नाम किया था। हालांकि ये रणजी ट्रॉफी का 89वां संस्करण था और आपको ये ध्यान रखना 48वीं बार ये रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेल रही थी मुंबई इंडियंस। और फाइनल के दृष्टिकोण से देखें तो 42 बार मुंबई इंडियंस रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर चुकी है। अच्छा, आपको मालूम होगा कि कुछ जानकारी खास करके वैसी ट्रॉफी के बारे में जो क्रिकेट से संबंधित है, जैसे कि नागेश ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और एक और रणजी ट्रॉफी। ये 2023 से 24 में इसको लेकर जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई है, ये कौन सा संस्करण था, इसमें कौन विजेता घोषित हुआ, कौन इसमें उप विजेता रहा, ये तमाम जानकारी यहाँ पर हमने इन सारे ट्रॉफी से संबंधित दर्ज कर दिया है, यहाँ पर आपके समक्ष रख दिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। हालांकि ये तमाम जानकारी हमने आपको डिटेल में दिया था, लेकिन यहाँ पर एक ही स्लाइड में हम डाल दिए हैं ताकि आप यहाँ पर चीज़ों को एक ही जगह पर देख पाए। अच्छा, एक जानकारी आपको मालूम होगा, इस पीडीएफ को लेकर हमने आपको बताया था कि ये रिसेंटली जो हमने लॉन्च किया है, ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिकांक संस्करण है, जिसमें चीज़ों को हमने वन लाइनर फॉर्मेट में बहुत अच्छी तरीके से डाला है। ये हमारे पूरे साल का 2023 का पूरा मेहनत है और कंटेंट इसमें भर भर के है। भले ही ये वन लाइनर है, लेकिन चीज़ों को हमने बेहतरीन तरीके से इसमें डाला है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो जो आपका कोर्स है बीपीएससी मेकर ऐप पर, वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। हालाँकि इस पीडीएफ को प्राप्त करने की एक निःशुल्क भी जरिया हमने आपको बतलाया था। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर 5 स्टार रेट कीजिए और हमारे कंटेंट के बारे में, हमारे टीचिंग स्टाइल के बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में जो भी अच्छी बातें आप वहाँ पर हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए जब आप इसे एप्लीकेशन को 5 स्टार रेट करेंगे। उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 82 289 47 923, इस नंबर पे आपको वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। विदिन 5 मिनट आपको ये पीडीएफ वहीं पर व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटलिपुत्र खेल परिसर या फिर पाटलिपुत्रा खेल परिसर कंकड़बाग पटना में, एक्चुअली ये कंकड़बाग क्षेत्र में है, तो कंकड़बाग पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम कृति का आयोजन किया गया। बताएं कि बिहार की राजकीय खेल क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, इस प्रतिभा खोज कार्यक्रम का जो नाम है यह है कीर्ति। और यहाँ पर आगे हमसे पूछा गया है कि बिहार की राजकीय खेल क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए डाला है कि कई लोगों को ये छोटे छोटे चीज़ों से भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार की राजकीय खेल जो है यह है कबड्डी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए इनसे संबंधित तथ्यों को हम देख लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। दरअसल बिहार की जो राजकीय खेल है यह है कबड्डी और कबड्डी में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, हालांकि जिसमें कि 7 कोर्ट में होते हैं, यानी कि 7 खेल रहे होते हैं और 5 खिलाड़ी रिजर्व में होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, खेल को लेकर खिलाड़ियों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के। और कबड्डी महासंघ के अनुसार कोर्ट की जो माप है ये 13 मीटर इंटू 10 मीटर होता है। लगभग इसका एरिया जो है ये 130 मीटर स्क्वायर होता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे हमने जानकारी लिखा है कि बिहार राज्य स्तरीय कबड्डी टीम का जो नाम है यह है पटना पायरेट्स। कबड्डी की बात हुई है तो ऐसे में आप सभी को जानकारी मालूम होगा कि कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल है क्या? हॉकी। लेकिन अगर हम बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है हमारा, उसका अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यह है कबड्डी। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक जानकारी कमेंट करके हमें बताना है कि बिहार के अतिरिक्त भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जिसका राजकीय खेल कबड्डी है। ये चीजें आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। समझिएगा कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो चीजें आपको लिखना है। चलिए आगे हम कुछ जानकारी आपको और भी दें, अतिरिक्त जानकारी, जैसे कि अगला पॉइंट है कि अखिल भारतीय स्तर की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो चौथा संस्करण है ये 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में किया गया था। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण था और इस प्रतियोगिता में बिहार की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि दरभंगा में है,
यहाँ की महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीता था। ये जानकारी अभी हम आपको विस्तार पूर्वक आगे देंगे, लेकिन उससे पहले हम जो बिहार में या फिर बिहार से संबंधित खेलों की बात कर रहे हैं, तो बिहार में खेल के जो सबसे बड़ी संस्था है, वो है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और इसके महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। ये ध्यान रखें। और अगले पॉइंट में हमने लिखा है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में जो झांकी निकाली गई, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कुल झांकी की जो संख्या थी वो थी 14। और इन झांकियों में से जो ये बात हम यहाँ पर कर रहे हैं खेल विभाग की, तो ये झांकी आधारित थी मेडल लाओ नौकरी पाओ पर, इसी थीम पर ये आधारित थी। इसे द्वितीय पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, ये जानकारी आपको दिया गया है कि पहली झांकी जो था, मतलब जिसे पहला पुरस्कार मिला, वो नगर विकास और आवास विभाग की झांकी थी, जो कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित थी। जबकि तृतीय पुरस्कार जो मिला है, ये कृषि विभाग और विधि विभाग की झांकी को सम्मिलित तौर पर या फिर यूं कहें संयुक्त तौर पर यहाँ पर दिया गया है। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की बात जो हो रही है, ऐसे में एक जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को कानूनी मान्यता मिला था। अब जो हम बात कर रहे थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, आप यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं। ये इसका चौथा संस्करण था। और जो आयोजन की हम बात कर रहे थे 19 से लेकर 29 फरवरी तक ये आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन गुवाहाटी असम से किया गया। इसका शुभंकर काफी इंपॉर्टेंट है, यह है अष्टलक्ष्मी। जिन पूर्वोत्तर 7 भारतीय राज्यों में ये आयोजित हुआ, उनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसमें प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा 71 पदकों के साथ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की 42 पदक के साथ दूसरे स्थान पर। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 51 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि ये 51 पदक के साथ तीसरे स्थान पर क्यों है, ये तो दूसरे स्थान पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर इसलिए है, आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे नंबर पर जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इन्होंने 20 गोल्ड पदक यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जबकि जो तीसरे नंबर पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी केवल 12 गोल्ड मेडल ही अपने नाम किया है। तो स्वर्ण पदक के आधार पर इसे ऊपर रखा गया है। और इसी सूची में जो हम बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की बात कर रहे थे, तो केवल एक पदक अपने नाम किया है, वो भी महिला कबड्डी टीम ने। और इस यूनिवर्सिटी को यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में 115वां स्थान मिला है। एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, बिहार के खेलों की बात हो रही है, तो ऐसे में अभी हाल ही में बिहार के नए खेल मंत्री बने हैं सुरेंद्र मेहता। इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स भी अभी हाल ही में खबरों में रहा है। ये अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में 21 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। इसका शुभंकर था हिम तेंदुआ। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब तक जो 4 खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स आयोजित हुआ है, यहीं पर एक तो पहला संस्करण लेह और गुलमर्ग में आयोजित हुआ था, लेह लद्दाख में है, जबकि गुलमर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। लेकिन उसके बाद से जो 3 संस्करण है, ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों टॉपिक से संबंधित इतनी सारी जानकारी आप ध्यान रखिए, किसी भी रूप में कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ जानकारी दे दूं। दरअसल रंगों का जो त्योहार है वो होली आने वाली है। तो होली के अवसर पर हमारी टीम की तरफ से आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर एक धमाका ऑफर दिया जा रहा है। बीपीएससी मेकर ऐप के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। बीपीएससी कोर्स जो कि 70वीं बीपीएससी वाला जो कोर्स संचालित है, तो इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी हजारों की संख्या में ज्वाइन किए हुए हैं। आपके पास भी एक सुनहरा अवसर है। इसमें आप जो चीजें इधर देख रहे हैं, सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, जिसमें डेली, मंथली, ईयरली नोट्स इसमें शामिल होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे। इसकी संख्या है 130 प्लस, जिसमें कि 40 फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट की जो संख्या वो है 90 प्लस। साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर आदि इसी में इंक्लूडेड है। ये तमाम चीजें आप केवल और केवल 99 रुपये में 12 महीने की अवधि के लिए प्राप्त करेंगे। आपको ध्यान रखना एप्लीकेशन पे यही जो बैनर आपको दिख रहा है, तो इसी कोर्स को आपको वहां पर परचेज करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है होली, HOLI।
और ख़ास बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये ऑफ़र आपके लिए केवल 27 मार्च 2024 तक उपलब्ध है और ये केवल 1000 अभ्यर्थियों के लिए ही उपलब्ध है। यानी कि जो होली प्रोमो कोड है केवल और केवल 1000 बार ही इसका इस्तेमाल हो पाएगा। तो जो भी इच्छुक हैं, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कोर्स का जो फ़ी है वो डिक्रीज़ हो, तो बीपीएससी मेकर एप्लीकेशन में ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफ़र है। शायद पता नहीं फिर कभी आए या फिर ना आए। तो आपके पास एक अवसर है कि आप इसे जॉइन कीजिए और हज़ारों की संख्या में जो लोग टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे जॉइन किए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर आके अपनी तैयारी का भी सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए, अब आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं? हालांकि ये जानकारी हमने नए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन एक प्रश्न के रूप में अलग से हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर डी, यानी कि मंगल पांडे। हालांकि मंगल पांडे जो कि बिहार की कृषि मंत्री है, इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री इस समय है मंगल पांडे बिहार के। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको हमने बतलाया था पिछले वीडियो में कि 3 फरवरी 2024 को नई मंत्रिमंडल के गठन के बाद हाल ही में 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसमें 21 अन्य मंत्रियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी। 9 पहले इसमें शामिल थे, 21 को अब शामिल किया गया, तो इसकी संख्या बढ़कर हो गई 30। और इन सभी मंत्रियों को राजभवन में राजेंद्र मंडपम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अच्छा, राज्यपाल की बात करें अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद से ये बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। और लेकिन अगर हम स्वतंत्र प्रभार के दृष्टिकोण से देखें तो केवल ये 29वें राज्यपाल हैं। अगर किन्हीं को यहाँ से कन्फ्यूजन होता है तो ये चीज़ दूर कर लीजिएगा। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर गोवा के रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, वे फागू चौहान के स्थान पर बिहार के राज्यपाल हैं। अब देखिए, जो विभागों का बंटवारा हुआ है, एक तो कंप्लीट सूची हम आपको दिखला ही दिए हैं, फिर हम देख लेंगे। लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसमें देखिए गृह विभाग जो यानी कि जो गृह मंत्री है, फिर जो गृह विभाग की जिम्मेदारी है वो नीतीश कुमार के पास है। वित्त मंत्री बिहार के अभी है सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री भी है। स्वास्थ्य और कृषि मंत्री है मंगल पांडे। परिवहन मंत्री शीला कुमारी। शिक्षा मंत्री अभी बने हैं सुनील कुमार। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। कला संस्कृति और युवा विभाग मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। तो ये चीज आपको ध्यान रखें। यहाँ पर जो आप नीतीश कुमार के साथ में देख रहे हैं, ये मंगल पांडे हैं जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री व कृषि मंत्री हैं इस समय नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद या फिर विस्तार के बाद। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने डिटेल में आपके समक्ष रखा है नीतीश कुमार के अंतर्गत कौन कौन सा विभाग है। उसके अतिरिक्त जो 2 उप मुख्यमंत्री है बिहार में, उनके पास कौन कौन सा विभाग है। और इसके अतिरिक्त और भी कई सारी जानकारी है जो कि यहाँ पर स्लाइड में हमने आपके समक्ष रखा है। आप लोग इसे देख लीजिए, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, नए मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं तो बिहार विधानसभा में नए स्पीकर अभी कौन बने हैं। तो नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष या फिर नए स्पीकर हैं। उन्होंने अवध बिहारी चौधरी का स्थान लिया है। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ पर उपाध्यक्ष की, तो नरेंद्र यादव बने हैं इसके उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद। तो कुल मिला के इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। चलिए, अब तीसरा प्रश्न पे आ चुके हैं। हालिया जारी अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? दोनों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो दोनों की दृष्टिकोण से ये ध्यान रखिए कि भारतीय पुरुष पहले यहाँ पर पुरुष है, और तो इसमें ध्यान रखेंगे पुरुष टीम चौथे स्थान पर और महिला टीम 9वें स्थान पर है क्रमशः। तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्तमान में चौथे स्थान पर है, जबकि महिला टीम ये 9वें स्थान पर है। देखिए, अगर हम रैंकिंग में शीर्ष पुरुष टीम की बात करें, जो आंकड़े अभी हाल ही में जारी हुए मार्च 2024 में, तो इसमें नीदरलैंड जो है ये टॉप पर है। नीदरलैंड का अंक है 3060.23 अंक। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश किस स्थान पर है,
दूसरा आपसे ये अंक भी पूछा जा सकता है। 69वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में शायद इस तरह का एक सूचकांक से संबंधित जो स्कोर है, जो अंक है, वो आपसे पूछा गया था। आप लोग प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा। अच्छा, इसमें पुरुषों की कैटेगरी में, पुरुषों की टीम में बेल्जियम दूसरे स्थान पर, जर्मनी तीसरे स्थान पर और अपना भारत 2760.71 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहा। हम यहाँ पर बात कर रहे थे पुरुष टीम की, लेकिन वहीं पर हॉकी महिला टीम की बात करें, रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पर रही है, तो इसमें भी नीदरलैंड जो है वो टॉप पर रहा, उसके बाद अर्जेंटीना और तीसरे स्थान पर जर्मनी। दोनों कैटेगरी में जो नीदरलैंड है और जर्मनी है, ये क्रमशः पहले और तीसरे स्थान पर है। अब उसके बाद भारत की बात करें महिला हॉकी टीम में, तो इसमें ध्यान रखिए भारत की जो महिला हॉकी टीम है, ये 2215 अंक के साथ 9वें स्थान पर है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 15 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम कई जानकारी आपको विस्तार पूर्वक देंगे। पहले इसका आंसर ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर होगा रतन टाटा। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 15 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जो मिला है उनकी उत्कृष्ट परोपकारी कार्यों के लिए दिया गया है। तो कुल मिला के ये ध्यान रखिए, मुंबई में यह सम्मान उन्हें दिया गया है। इस सम्मान का नाम क्या है? तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त कई और भी सम्मान की हम बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारे टॉपिक पर, इन सारे पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए अगस्त 2023 में जानकारी हमने आपको दिया था कि महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। इसकी शुरुआत 2023 में ही की गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और पहला संस्करण का जो अवार्ड है ये उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पहले अप्रैल 2023 में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। और उससे पहले 16 फरवरी 2022 की बात करें तो स्थिति को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया था या फिर नवाजा था। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। लेकिन वहीं पर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार की तरफ से उन्हें 2008 में पद्म विभूषण, और अगर हम बात करें 2000 में, तो 2000 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगर नागरिक पुरस्कारों में बात करें भारत सरकार की तरफ से जो दिया जाता है, एक तो भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, और दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, और तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण, जबकि चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। तो रतन टाटा को रिसेंटली जो भी अवार्ड मिले हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी रूप में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बात किया था असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव के बारे में। रिसेंटली 3 वर्षों में जो ये सम्मान दिए गए हैं ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने बताया कि 2022 में ये सम्मान मिला है रतन टाटा को, उसके बाद 2023 में तपन सेकिया को, उसके बाद 2024 में हाल ही में ये रंजन गोगोई को ये सम्मान दिया गया है। ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना बनती है। चलिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब। अब सवाल यह है कि सऊदी अरब में कहां पर इसका अनावरण किया गया है? तो डिटेल जानकारी आप यहां पर देख पाएंगे कि सऊदी अरब के जेदा के अल जवाहरा प्रांत में, या फिर यहीं पर निर्मित दुनिया की पहली 3D मुद्रित या फिर 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। और इस मस्जिद का नाम की बात करें तो दिवंगत अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरवतली के नाम पर रखा गया है। दरअसल यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली की पत्नी वाजनात अब्दुल वादेह ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि के रूप में बनवाया है। तो इन्हीं के द्वारा यह निर्मित किया गया है, जो इनकी पत्नी है वाजनात अब्दुल वादेह। हालांकि यहाँ पर सऊदी अरब में ये एक व्यवसायी है, तो इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इस मस्जिद का जो निर्माण है ये चीनी फर्म गुआनली से प्राप्त 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया है।
तो इन सारी बातों को अगर हम देखें तो ये दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद से संबंधित है। यहाँ पर जो बातें याद रखने योग्य है, इसका निर्माण या फिर इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है, प्रॉपर वो स्थान कौन-सा है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है और जो स्टोरी यहाँ पर हमने बतलाया कि इन्होंने अपनी पति को एक प्रकार से श्रद्धांजलि स्वरूप इसकी स्थापना किया है, तो ये चीज़ें आपको समझना है, ध्यान रखना है। लेकिन इसी तरह की कुछ जानकारी हमने हाल ही में आपको दिया था कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का जो निर्माण है, ये तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट में किया गया। आप यहाँ पर इस मंदिर को देख सकते हैं। वहीं पर अगले पॉइंट में एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था कि अगस्त 2023 में बेंगलुरु में देश यानी कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है। तो ये चीज़ें आपसे 3D प्रिंटेड को लेकर जो यहाँ पर हमने चर्चा किया था, तो यहाँ से संबंधित हमने आपको जानकारी दिया है। तो ये जानकारी ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब चलते हैं छठे नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बताएं कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट सौंपी गई है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर विचार करने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अच्छा यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और इस समिति ने सभी दलों, जानकारों और शोधकर्ताओं से बातचीत करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। अच्छा इस रिपोर्ट को लेकर कई चीजें आपको ध्यान रखना है कि 191 दिनों में तैयार इस 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए थे और जिनमें कि 32 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन भी किया था। ये कुछ जरूरी बातें यहाँ से निकलकर सामने आती है, कितने दिनों में ये रिपोर्ट तैयार हुआ और ये कितने पन्नों की है, कितने राजनीतिक दलों ने इसके साथ जो अपने कह सकते हैं विचार है वो साझा किए थे और कितने राजनीतिक दलों ने यानी कि भारत के राजनीतिक दलों ने इसे समर्थन दिया था, वो चीजें यहाँ पर इस पॉइंट के माध्यम से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राजकुमार विश्वकर्मा को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। आपको बता दूं कि राजकुमार विश्वकर्मा को हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। दरअसल राजभवन जो कि लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी यहीं पर लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो ये जो नियुक्ति हुई है आप ध्यान रखेंगे ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार विश्वकर्मा। अब यहाँ पर हमारा अगला आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में हाल ही में फुलदेई त्योहार शुरू हुआ है या फिर यूं कहें आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि उत्तराखंड। आइए आपको यहाँ से संबंधित जानकारी दे दूं कि फुलदेही जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक पर्व है या फिर त्योहार है। यह त्योहार मुख्यतः छोटे बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसी वजह से इसे लोक बाल पर्व भी कहकर संबोधित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह त्योहार मार्च के महीने में 14-15 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखिए फुलदेई जो त्योहार है ये उत्तराखंड से ही संबंधित है। देखिए उत्तराखंड को लेकर रिसेंटली करंट अफेयर्स के कई संबंधित जानकारी हमने दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाल ही में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हालांकि जिन लोगों को मन में गोवा को लेकर डाउट हो रहा है, हालांकि गोवा में ये तो लागू है ही, लेकिन पुर्तगालियों द्वारा वहां पर लागू हुआ है। ठीक है अभी भी ये लागू है लेकिन पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था। तो ये कंफ्यूजन में आप लोग नहीं रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड सरकार ने नशे के खिलाफ अपना एक अभियान धामी अभियान शुरू किया था। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड ने हाल ही में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। ये जानकारी हमने पिछले 1-2 महीने में दिया है। ये खास करके हिमालयन बास्केट के बारे में कुछ समय पहले आई थिंक 1 महीने से ऊपर हो रहा है, ये जानकारी इसी सीरीज में आपको दिया गया था। उत्तराखंड के मौजूदा व 12वें जो
मुख्यमंत्री हैं, यह पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड नागरिक संहिता कानून को लेकर बहुत सारी जानकारी हमने एक स्लाइड के माध्यम से दिया था। आज हम यहाँ पर इसे स्किप कर रहे हैं। हम आ चुके हैं नवे प्रश्न पे। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि डेली बेसिस पर इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो का हम आपको लाइक का टारगेट दे रहे हैं 700 लाइक का। अगर आपको लगे ये वीडियो सीरीज़ से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग 700 लाइक का आंकड़ा आज तक पूरा नहीं कर पाए हो। ये अजब बात है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग 700 लाइक का आंकड़ा आज तक इस सीरीज़ में नहीं गया किसी भी वीडियो में। आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। चलिए, नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दरअसल नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के 7वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं और उन्होंने पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का स्थान लिया है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रसार भारती की। तो कल वाले वीडियो में ये जानकारी हमने आपको दिया था। दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से पुनः हमने इसे रिपीट किया है। दरअसल केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में प्रसार भारती, डीडी न्यूज और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइटों के साथ अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पीबी शब्द की शुरुआत किया है। पीबी शब्द में जो पीबी है इसका फुल फॉर्म है प्रसार भारती और शब्द SHABD इसका अर्थ होता है शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसमिनेशन। ये इसका पूरा नाम है और ये आपको ध्यान रखना है, ये एक समाचार सेवा समाचार साझाकरण सेवा है जो कि इसकी शुरुआत अभी हाल ही में इस नाम से की गई है, प्रसार भारती के द्वारा। अच्छा, प्रसार भारती की बात हुई है तो भारत का एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। ये जो संचालन हो रहा है इसका या फिर जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1997 में हुई थी। आप यहाँ पर प्रसार भारती के लोगों को देख सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त हमने जो जानकारी आपको ये भी दिया था कि प्रसार भारती के अंतर्गत ही टेलीविजन नेटवर्क जो कि दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो शामिल है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पे कि भारत ने 14 मार्च 2024 को एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का शुभारंभ किया है। बताएं कि इसकी शुरुआत किस हवाई अड्डे से हुई है? देखिए, इसकी जो शुरुआत है ये गोवा का एक हवाई अड्डा है, मोपा हवाई अड्डा। यहीं से इसकी शुरुआत की गई है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में 14 मार्च 2024 को एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का शुभारंभ किया है। दरअसल यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि विमानन दिग्गज मनोज चाको द्वारा समर्थित क्षेत्रीय एयरलाइन को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। देखिए, फ्लाई 91 का जो उद्घाटन है या फिर जो उद्घाटन उड़ान सेवा है ये गोवा के मोपा हवाई अड्डे से शुरू हुई जो कि लक्षद्वीप के अगत्ती से जुड़ी हुई है। यहाँ से अगत्ती के लिए जो कि इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मोपा हवाई अड्डे से इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, मोपा हवाई अड्डे का नाम आपने पहले भी सुना होगा। दरअसल इसी सीरीज में हमने आपको बतलाया था 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। हालांकि इसकी आधारशिला या फिर इसकी जो नींव रखी गई थी ये नवंबर 2016 में नरेंद्र मोदी के ही द्वारा रखी गई थी। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। मोपा हवाई अड्डा इससे पहले भी खबरों में रहा है इसी वजह से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर गोवा की बात हुई तो भारत की आज़ादी के पश्चात भी गोवा जो है ये पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। यहाँ से दो डेट आपको ध्यान रखना है। एक तो पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त हुआ तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। तो इस दिवस को मतलब गोवा मुक्ति दिवस के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और इसके अतिरिक्त एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये चीजें यहाँ पर जो डेट तो है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप सभी जानते हैं गोवा की जो राजधानी है ये पणजी है और जो राजकीय भाषा यहाँ की है ये है कोंकणी। चलिए चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है?
करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, मैक्स वर्स्टेपन। जो फार्मूला 1 जो रेसिंग प्रतियोगिता है, तो इसके जो रेसर या फिर जो इसके ड्राइवर हैं, मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। दरअसल ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं, तो नीदरलैंड के रेड बुल फार्मूला 1 रेसर या फिर ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने 9 मार्च 2024 को जेद्दा, सऊदी अरब में आयोजित फार्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये पहले स्थान पर रहे, जबकि दूसरे स्थान पर इनके साथी रेड बुल के ही रेसर सर्जियो पेरेज रहे, जबकि फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर इसमें तीसरे स्थान पर रहे। तो क्रम से जो आपको ध्यान रखें, जो स्थान मिला है ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करें मैक्स वर्स्टेपन के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी की, तो पिछले साल 2023 में मैक्स वर्स्टेपन 22 रेसों में से रिकॉर्ड 19 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे थे। ये जानकारी हमने आपको दिया था जब जब ये विजेता घोषित हुए थे, तब तब इसकी जानकारी हमने विभिन्न जो ग्रैंड प्रिक्स हैं उनसे संबंधित आपको दिया था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि इस राज्य सरकार ने हाल ही में पांडुवाला गुट्टा को विशेष भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि तेलंगाना। अच्छा, यहाँ पर देखिए मिस टाइपिंग है, ये मिजोरम नहीं होगा बल्कि यहाँ पर तेलंगाना होगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, आपको ये लिखना भी चाहिए। और जो जानकारी हम आपको देते हैं उसे कोशिश कीजिए कि विस्तार पूर्वक आप लिख सकें। देखिए आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। आज के भी इस वीडियो में इसकी चर्चा हमने किया है, आई थिंक आप लोग इसका आंसर करेंगे। और इस वीडियो का जो टारगेट दिया था हमने लाइक का 700 का, वो आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा। और इस कोर्स को लेकर जो अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई, ये प्रोमो कोड है HULI होली। इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एप्लीकेशन पर, इसे आप महज 99 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफर आपको दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा, एक नॉमिनल सा चार्ज है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनः दोहरा दूं कि ये 27 मार्च तक ये ऑफर है और केवल 1000 बार इस प्रोमो कोड का ही इस्तेमाल हो पाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।